बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हूर ख़ान, लेक्चर इन फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डी टाउनशिप कोहाट में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ और फोर्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स 1 PHY 212 कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल। श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करने से पहले अगर हम न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात कर लें कि जहाँ पे हम किसी भी एक पार्टिकल की डायनामिक्स को किसी भी एक सिस्टम के डायनामिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन मैकेनिक्स में हम सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि F इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर का। जिसके अगर यहाँ पे कोई ये एक पार्टिकल है और कोई भी डायनामिकल सिस्टम है और ये मूव कर रहा है स्पेस में, तो इस दौरान इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर ये चीज़ हमें मालूम हो तो फिर इस सूरत में हम उस पार्टिकल की पूरी डायनामिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह वेव मैकेनिक्स में हम जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इनटू करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो चेंजिंग पैरामीटर है वो y है, पोजीशन है। सो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी चेंज हो रहा है। और v जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव है। तो वेव मैकेनिक्स में इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एनर्जी ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव और ये सारे पैरामीटर जो है ये हम हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों हमारे पास तो करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इनटू करली स्क्वायर ई बाय करली एक्स स्क्वायर। तो वहां पे चूंकि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होता है, तो अब वही वेव मैकेनिक्स की इक्वेशन को यूज करके सिर्फ पोजीशन की जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आते हैं। सो इसको सॉल्व करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर लेते हैं। इसी तरह साउंड वेव्स अगर कहीं पे हैं तो उस साउंड वेव्स में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है उनको हासिल करने के लिए हम यही वेव मैकेनिक्स की इक्वेशन में पोजीशन की जगह पे प्रेशर लेकर आते हैं और फिर उसको सॉल्व करके उस वेव से मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। अब मटेरियल वेव्स जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो क्लासिकल वेव्स से डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो वेविंग पैरामीटर है वो प्रोबेबिलिटी है और किसी भी एक डायनामिकल सिस्टम, किसी भी एक फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन को हासिल करना ये एक टास्क होता है। अगर आपको किसी एक फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन का पता चल गया तो फिर आप उस सिस्टम के बारे में सारी मालूमात को उस वेव फंक्शन से डिड्यूस कर सकते हैं। 1927 में अर्विन श्रोडिंगर ने एक फिजिकल सिस्टम के बारे में वेव फंक्शन को हासिल करने के लिए कहा कि अगर उसकी एनर्जी हमें मालूम हो तो हम उसका वेव फंक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो इक्वेशन अर्विन श्रोडिंगर ने डिराइव किया था उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है एक फिजिकल सिस्टम से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। किसी भी एक फ्री पार्टिकल को हम जाहिर कर सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो कि साई इज इक्वल टू साई मैक्सिमम इंटू ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेट्स से मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। ये जो इक्वेशन है ये आइलर फॉर्म है एक ट्रेवलिंग वेव्स का। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो क्लासिकल वेव्स हैं उसके मुतालिक पता है कि उनको हम जाहिर कर सकते हैं E इज इक्वल टू ए मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे
ये एक ट्रेवलिंग वेव है जो कि साइनोसाइडली रिप्रेजेंट हुआ है। अब मैथमेटिकली चीज़ को आसान बनाने की खातिर इसी ही इक्वेशन को हमने आयलर फॉर्म में लिखा है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय हमारे पास उस पार्टिकल से मुतालिक जो वेव फंक्शन है साई, उसको जाहिर किया गया है। अब वो पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम होगी, और वो चूंकि एक फ्री पार्टिकल है सो लिहाजा कोई पोटेंशियल इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। तो जो एनर्जी है उस फ्री पार्टिकल की, उसको हम लिख सकते हैं px² बाई 2m। अब यहाँ पे आसानी की खातिर मैंने एक सिंगल वन डायमेंशन लिया है, और वो वन डायमेंशन हमारे पास x एक्सिस है। तो अलोंग द x एक्सिस अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो px² बाई 2m होगी। अब बाकी जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो एक फ्री पार्टिकल के लिए है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि जो एनर्जी है वो h बार ओमेगा के बराबर है, और जो मोमेंटम है वो h बार k के बराबर है। सो लिहाजा यहाँ इक्वेशन 2 में अगर मैं एनर्जी की जगह पे h बार ओमेगा लिख लूँ तो फिर ओमेगा को मैं हासिल कर सकता हूँ दोनों तरफ को h बार से डिवाइड करके, और साथ में p की जगह पे हम h बार k पुट कर लेते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा h बार px² की जगह पे आ जाएगा h बार स्क्वायर इंटू k², और दोनों साइड को h बार पे जब डिवाइड करेंगे तो 2m इंटू h बार, और फिर h बार स्क्वायर को कैंसिल करके सिर्फ h बार रह जाएगा। सो ओमेगा यहाँ पे होगा h बार k² बाई 2m के। लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ। लेट्स से कि इक्वेशन नंबर 1 को हम डिराइव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइव कर लूं तो करली साई बाय करली टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे साई मैक्सिमम जो कि कांस्टेंट है, इस यहाँ पे डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के जो ऑपरेटर है वहां से वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आयलर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे यहाँ पे वो अप्लाई होगा। सो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो kx का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, और फर्दर ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव है वो माइनस ओमेगा के बराबर होगा, साथ में आयोटा भी है। सो माइनस आयोटा ओमेगा, और चूंकि फिर वही फंक्शन हमें मिल रहा है सो लिहाजा माइनस आयोटा ओमेगा इंटू साई, और इसको मैं अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेकर आए, चेंजेस लेकर आए, तो आयोटा बाय ओमेगा करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू साई। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो ये राइट साइड पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर है, तो माइनस पहले से मौजूद है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा। सो इक्वेशन फाइनली बन जाएगा आयोटा बाई ओमेगा इंटू करली साई बाय करली टी इक्वल टू साई। लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहा हूं। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को जिसको हमने पहले से सपोज किया हुआ है कि लेट्स से इफ दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो फिर इस सूरत में मैं इसको 2 मरतबा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इक्वेशन नंबर 1 को। सो जब आप इसको 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही इसको डिफरेंशिएट करना है। तो करली बाई करली एक्स करली साई बाई करली, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करली साई बाई करली एक्स आ जाएगा, और उसकी सूरत में आएगा करली आयोटा के एक्स, सॉरी आयोटा के इंटू साई आ जाएगा, आयोटा के इंटू साई। और फिर जब दोबारा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो फिर एक आयोटा के इंटू साई आएगा, आयोटा के इसके साथ आएगा, और आयोटा के एक पहले से मौजूद है, और दूसरा जब दूसरी मरतबा डिफरेंशिएट करने की सूरत में आयोटा आएगा तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और के इंटू के से के स्क्वायर आ जाएगा। सो करली बाई करली एक्स इंटू करली साई बाई करली एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर साई। यहां पर भी अगर थोड़ी सी हम इस पे काम कर लें तो -1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इंटू करली बाई करली एक्स करली साई बाई करली
x बराबर है साई। यहां अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 के जो राइट साइड हैं ये दोनों बराबर हैं। सो ये दोनों इक्वेशन 4 एंड 5 को हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 4 एंड 5 को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे चूंकि दोनों के इक्वेशन 4 एंड 5 के राइट साइड बराबर थे, तो उनके लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होंगे। सो आयोटा इनटू करली साई बाय करली टी will be equal to minus omega by k square into curly by curly x curly psi by curly x। याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जब पिछले उसमें इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास था ओमेगा इज इक्वल टू h बार इंटू के स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ से अगर मैं ओमेगा बाई के स्क्वायर को निकाल दूं तो ओमेगा बाई के स्क्वायर निकालने की सूरत में आ जाएगा h बार बाई 2m। तो यहाँ इस इक्वेशन में ओमेगा बाई के स्क्वायर की जगह पे हम लगा सकते हैं h बार बाई 2m। तो आयोटा करली साई बाई करली टी बराबर हो जाएगा माइनस h बार बाई 2m इंटू करली बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स। लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 को h बार से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको दोनों साइड से अगर मैं दोनों साइड को अगर मैं h बार से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा आयोटा h बार करली साई बाई करली टी इक्वल टू माइनस h बार स्क्वायर बाई 2m करली बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स। अब ये मेरे पास वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसको हम मैटर वेव्स के लिए सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और वहां से फिर हमें एक वेव फंक्शन मिलेगा और उस वेव फंक्शन को सॉल्व करके हम तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन उस पार्टिकल से मुताल्लिक हासिल करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा h बार करली बाई करली टी इंटू साई माइनस 1 बाई 2m इंटू यहाँ पे h बार स्क्वायर बाय करली एक्स इंटू करली बाय करली एक्स। अगर आप देखें करली बाय करली एक्स इंटू करली बाय करली एक्स तो ये एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल है। तो अब यहां मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मैं साई को बाहर लिख लूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं h इंटू करली बाय करली एक्स इंटू h करली बाय करली h बार करली बाय करली एक्स, और साथ में यहां मैं माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा लगा रहा हूं। यहां पे आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर दे देंगे हमें, और आयोटा स्क्वायर से -1 आता है और -1 यहां पे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमें वही कुछ मिल जाएगा। सो यहां अगर मैं इसको लिखूं कि ये अगर आप देखें 1/2m हमारे पास यहाँ पे ये 1/2m के बराबर है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक 1/2m टर्म आ रहा है। तो अगर आप देखें ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर दोनों साइड से साई को हम कैंसिल कर लें और फिर इस इक्वेशन को देखें तो आयोटा h बार करली बाय करली टी की जगह पे अगर हमारे पास एनर्जी हो और साथ में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है यहाँ पे अगर आयोटा h बार करली बाय करली x की जगह पे मैं मोमेंटम को पुट कर लूं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। तो ये एक हमारे पास जो एक इक्वेशन पहले से इक्वेशन नंबर 2 था कि एनर्जी वाज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, तो ये बिल्कुल वही फॉर्म आ जाएगा। सो एनर्जी की जो है वो हम लेकर आए हैं आयोटा h बार करली बाय करली t की जगह पे, और मोमेंटम लेकर आए हैं आयोटा h बार करली बाय करली x की जगह पे। यहाँ पे सॉरी एक ये माइनस यहाँ पे अब नहीं होना चाहिए था, ये जो माइनस सिंबल है इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं किसी भी एक मैटर से मुताल्लिक, तो उसको हम
लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें एनर्जी को हम किसकी जगह पे लिखा है आयोटा एच बार करली बाय करली टी, और करली बाय करली टी ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। इसी तरह मोमेंटम को हम लेकर आए हैं माइनस आयोटा एच बार करली बाय करली एक्स, और यहाँ बी करली बाय करली एक्स एक ऑपरेटर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर, और उनको हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो इस क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स पे हम फिर एक लेक्चर इंशाल्लाह देंगे।